नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल, सह आचार्य डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। अपनी बीएससी पार्ट सेकेंड की लेक्चर सीरीज में मैं आपको व्यतिकरण पढ़ा रही थी। व्यतिकरण में हम पतली फिल्मों में व्यतिकरण देख रहे थे। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। यहाँ पर एक हमने थिन फिल्म मानी है जिसकी की मोटाई टी के बराबर है। इसके ऊपर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S के द्वारा प्रकाश आपतित है। अब प्रकाश P1 बिंदु पर आ रहा है। यहाँ आने के बाद आयाम का विभाजन होता है। आयाम विभाजन से हमारे पास दो किरणें मिल रही हैं। एक तो किरण है P1R1 और दूसरी किरण जो हमें मिल रही है वो है P1C1। अब C1 बिंदु जो है यह पतली फिल्म की निचली सतह के ऊपर है। यहाँ पर पुनः आयाम का विभाजन होगा। There will be division by amplitude। तो यहाँ पर भी तरंग दो भागों में बट जाएगी। तो हमें जो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं वो हैं P1R1, P2R2। इसी तरह आगे किरणें हमें मिल रही हैं और पारगमित ट्रांसमिटेड रेज जो मिल रही हैं वो है C1T1, C2T2। प्रकाश का स्रोत हमने एक ही लिया है, तो हमें ये जो किरणें मिली हैं एक ही प्रकाश स्रोत से मिली हैं। इनके बीच में अध्यारोपण की घटना संभव है, तो हमारे पास परावर्तित किरणों में और पारगमित किरणों में व्यतिकरण की घटना होगी। There will be interference in reflected rays as well as there will be interference in transmitted rays। हम अगर पानी के ऊपर थोड़ी सी तेल की बूंद डाल दें तो हमें पानी कलर्ड दिखता है। क्यों कलर्ड दिखता है? वो सब इस इंटरफेरेंस के फिनोमिना की वजह से है। अपन ने अपने पिछले लेक्चर में आयाम जो हैं परावर्तित और पारगमित किरणों के आयाम उनका अनुपात निकाला था। परावर्तित किरणों के लिए हमने देखा था कि पहली दो किरणें जो हैं उनके आयाम लगभग बराबर हैं और आगे वाली जो किरणें हैं उनके आयाम लगभग शून्य के बराबर हैं। इसी प्रकार पारगमित किरणों के लिए हमने देखा था कि पहली जो किरण है उसका आयाम महत्वपूर्ण है, आगे के आयाम लगातार घटते जा रहे हैं। तो हमें जो परावर्तित किरणों से व्यतिकरण मिलेगा वो प्रारूप अपन थोड़ा सा स्पष्ट देख सकते हैं। पारगमित किरणों से जो हम व्यतिकरण प्रारूप देखेंगे वो हमें अस्पष्ट दिखाई देगा। हम सबसे पहले परावर्तित किरणों में व्यतिकरण की घटना को देखेंगे। इसके लिए मैं दो किरणें मान रही हूं। पहली वाली दो किरणें हैं P1R1 और P2R2। इनमें हम व्यतिकरण की घटना को देखेंगे। अब इन दो किरणों के मध्य मुझे पथांतर का मान निकालना है। पथांतर का मान निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूं, मेरे पास बिंदु P2 है, इससे पहली किरण के ऊपर मैं लंब डाल रही हूं। तो यह लंब है मेरे पास P2A के बराबर। अब मुझे पथांतर का मान निकालना है। पथांतर का मान निकालने के लिए हम पहली दो किरणों के अंदर देखेंगे कि यह प्रकाश किरण फिल्म के अंदर कितनी दूरी तय की है और माध्यम, फिल्म जो कि हमारा माध्यम है उसमें कितनी दूरी तय की है और वायु के अंदर इसने कितनी दूरी तय की है। तो पथांतर का मान यहां से मेरे पास आ जाएगा डेल्टा बराबर फिल्म में तय की गई दूरी P1C1
प्लस P2C1 माइनस वायु में तय की हुई दूरी जिसका की मान है P1A के बराबर। अब मुझे ये जो राशियां हैं इनका मान मुझे निकालना है, P1C1 का और C1P2 का। ये मान निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये वाला जो कोण है ये परावर्तन कोण है। अब चूंकि ये जो दोनों लंब हैं ये समानांतर हैं और ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये एंगल भी मेरे पास R के बराबर है। ये R के बराबर है, तो चूंकि परावर्तन का नियम है अब एंगल I बराबर एंगल R, तो ये वाला कोण भी मेरे पास R के बराबर आएगा। तो इस त्रिभुज P1N1C1 से मैं मान निकाल सकती हूँ P1C1 का, जो कि बराबर आएगा T बटे cos R। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं NP2C1। यहाँ पर भी अगर हम cos R का मान निकालें तो cos R का मान आ जाएगा T बटे C1P2। तो C1P2 का मान भी मेरा निकल गया। अब जो मेरा पथांतर का समीकरण है डेल्टा 1, इसके अंदर मैंने ये दो मान निकाल लिए। मुझे P1A का मान निकालना है। P1A का मान निकालने के लिए हम यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि एंगल I प्लस एंगल A P1P2 ये 90 के बराबर है। इसी तरह इस त्रिभुज के अंदर A P1P2 त्रिभुज में ये हमने लंब डाला था, तो ये कोण कितना हो गया 90 के बराबर। इन बाकी दो कोणों का जोड़ भी 90 के बराबर आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर एंगल I प्लस A P1P2 बराबर आएगा A P1P2 प्लस P1P2A। ये टर्म कैंसिल हो गई, तो एंगल I का मान आ गया P1P2A के बराबर। तो हमने हमारे त्रिभुज के अंदर इस कोण का मान P1P2A का मान निकाल लिया एंगल I के बराबर। अब इस त्रिभुज के अंदर मेरे पास यहाँ पर P1A का मान बराबर है P1P2 sin I के बराबर। P1P2 को मैं लिख सकती हूँ P1N प्लस NP2 और ये मान भी हम निकाल सकते हैं। तो पथांतर का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। हमें पता है स्नेल के म्यू का मान, अपवर्तनांक का मान, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान होता है sin I अपॉन sin R। तो पथांतर का मान आ गया 2 म्यू T cos R। स्टोक का नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो एक एडिशनल फेस एंगल पाई या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का अंतर आता है। तो हमारे पास जो किरण है P2R2 वो माध्यम बदल रही है, विरल माध्यम से परावर्तित हो रही है, इसलिए इन दोनों किरणों के बीच में एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हमें लेना होगा। तो परिणामी पथांतर का मान डेल्टा का मान कितना आ जाएगा, पथांतर हमने निकाला है अभी 2 म्यू T cos R माइनस लैम्डा बाय 2 के बराबर। अब ये किरणें जो हमें मिल रही हैं ये आयाम के विभाजन से मिल रही हैं और एक ही स्रोत से मिल रही हैं, तो ये कला संबंध स्रोत की तरह काम करेंगी। तो जहां कला संबंध स्रोत की तरह काम कर रही हैं तो इनमें व्यतिकरण की घटना होगी और व्यतिकरण की घटना में हमें संपोषी व्यतिकरण मिलेगा और विनाशी व्यतिकरण भी प्राप्त होगा। संपोषी व्यतिकरण के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है कि पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस हम रख दें
एन लैम्डा के बराबर। तो हमें ब्राइट फ्रिंज, प्रदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। तो ये हमारे पास संपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशन आ गई 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n प्लस हाफ लैम्डा। अब इसी तरह विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन निकाले तो वो अपने पास आएगी 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा। यहाँ पर हमें जो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन में, वो अदीप्त फ्रिंजें अपने को मिल रही हैं। तो अगर अपन रिफ्लेक्टेड रेज ले रहे हैं तो हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकाली है। इसी तरह मैं मेरी पारगमित किरणों के अंदर व्यतिकरण की घटना को देखूं, जो हमारे पास पारगमित किरणें हैं उनको हमने C1 T1 C2 T2 इसी तरह आगे वाली किरणें हमने ली हैं। जैसे हमने यहाँ पथांतर निकालने के लिए P2 से पहली किरण के ऊपर लंब डाला था P2A के बराबर, उसी तरह यहाँ पर भी हम C2 से पहली किरण C1 T1 के ऊपर लंब डाल रहे हैं, जो कि C2B के द्वारा हमने दर्शाया है। यहाँ भी पथांतर की गणना बिल्कुल उसी प्रकार करनी है जैसे हमने रिफ्लेक्टेड रेज के लिए लिया था। तो हमारे पास पथांतर का मान कितना आया था, उसमें 2 म्यू टी कॉस आर के बराबर। अब ये किरणें भी हमें मिल रही हैं आयाम के विभाजन से। आयाम के विभाजन से और एक ही स्रोत से किरणें मिल रही हैं, इसीलिए ये कला संबंध कोहेरेंट सोर्सेस होंगे और इनमें हम इंटरफेरेंस का फिनोमिना देख सकते हैं। पर यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज से पथांतर अलग है, क्योंकि यहाँ पर हमें अतिरिक्त पथांतर लैम्डा बाय 2 नहीं लेना है, क्योंकि माध्यम में विरल माध्यम के पृष्ठ से ही परावर्तन हो रहा है, सघन माध्यम यहाँ पर नहीं है। अतः संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या आ जाएगी, पथांतर कितना होना चाहिए संपोषी के लिए, n लैम्डा के बराबर। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस रख दें 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा। तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसका क्या मीनिंग है, हमें प्रदीप्त अर्थात ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर मिलेगी। अब ट्रांसमिटेड रेज की विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन, क्या कंडीशन है पार्ट डिफरेंस की विनाशी के लिए, 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाय 2, और पथांतर हम निकाल चुके हैं 2 म्यू टी कॉस आर। तो 2 म्यू टी कॉस आर बराबर आएगा n प्लस माइनस हाफ लैम्डा। तो पारगमित किरणें हमें विनाशी व्यतिकरण के अंदर जो अदीप्त फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस मिल रही हैं, उसकी कंडीशन को हम इस समीकरण द्वारा लिख सकते हैं। तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रेज के लिए हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकाल ली। अब ये जो इंटरफेरेंस हमें मिल रहा है, इसको हम कंप्लीमेंट्री इंटरफेरेंस भी कहते हैं, पूरक व्यतिकरण कहते हैं। क्यों? यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड रेज और ट्रांसमिटेड रेज की संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन को। सबसे पहले संपोषी व्यतिकरण की स्थिति देखें। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन मैं देख रही हूं, ये मेरे पास कंडीशन थी रिफ्लेक्टेड रेज के लिए, 2 म्यू टी कॉस आर बराबर होना चाहिए n प्लस हाफ लैम्डा, और विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन हमने निकाली थी 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा। ये दोनों कंडीशन है परावर्तित किरणों के लिए, रिफ्लेक्टेड रेज की कंडीशन है। अब मैं ट्रांसमिटेड रेज के लिए कंडीशन देख रही हूँ। ट्रांसमिटेड रेज के केस में हम देखें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा।
और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n प्लस हाफ लेमडा। तो दोनों स्थितियों के अंदर पहली स्थिति के अंदर जो विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन है वो दूसरी स्थिति में संपोषी व्यतिकरण की स्थिति है। इसी तरह पहली स्थिति में जो संपोषी की है वो दूसरी स्थिति में विनाशी व्यतिकरण की स्थिति है। तो जहां हमें रिफ्लेक्टेड रेज में ब्राइट फ्रिंज मिलेगी वहां ट्रांसमिटेड रे में डार्क फ्रिंज। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रेज हैं उनका इंटरफेरेंस पैटर्न बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे का पूरक मिल रहा है और यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम को भी सिद्ध कर रहा है। दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैं मान रही हूं कि मेरी जो ये फिल्म है वो बहुत ज्यादा पतली है, मतलब हम T का मान बहुत स्मॉल ले रहे हैं। आपतित प्रकाश जो है उसकी तरंग दैर्घ्य हमने बहुत अधिक मानी है। तो यहाँ पर 2 म्यू टी कॉस आर ये लगभग मेरे पास शून्य के बराबर आ गया, क्योंकि पतली जो हमने फिल्म मानी है उसकी मोटाई बहुत अल्प है। तो यहाँ से परावर्तित किरणों के लिए अगर मैं संपोषी व्यतिकरण की स्थिति देखूं तो यहाँ पर 2 म्यू टी कॉस आर कितना हो गया, लगभग शून्य के बराबर मेरे पास आ गया। तो पथांतर कितना आ गया, लैम्डा बाय 2, और पारगमित में कितना आ गया, 0 के बराबर। तो हमारे पास अगर हम पतली फिल्मों से देखते हैं तो हमें अदीप्त दिखता है परावर्तित प्रकाश देखने पर, और पारगमित प्रकाश अगर हम देखें तो वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि तो हमें यहाँ पर प्रदीप्त दिखाई देगा। अगर हम मोटी फिल्म माने तो मोटी फिल्म में T का मान अधिक है, तो हम लैम्डा बाय 2 वाली जो टर्म है उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास लैम्डा बाय 2 टर्म निग्लेक्ट करें तो इस स्थिति के अंदर हमें जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं वो हमें बहुत पास मिलती हैं। तो हमें जो स्क्रीन के ऊपर पैटर्न मिल रहा है वो हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि हम ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस को आपस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ जो हमने प्रकाश का स्रोत लिया है वो हमने विस्तृत प्रकाश का स्रोत लिया है। ऐसा हमने एक्सटेंडेड लाइट सोर्स क्यों लिया है ये अपन देखते हैं। ये हमारे पास एक लाइट का सोर्स मैंने S माना है। पहले मैं मान रही हूं कि मेरे पास ये संकीर्ण प्रकाश का स्रोत है, नैरो लाइट सोर्स मैंने लिया है। अब इससे दो किरणें जो निकल रही हैं उनको मैं E1 और E2 से दिखा रही हूं। E1 से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो ये दो किरणें E1R और E1-R मुझे मिल रही है। जो फिल्म है उसकी ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह से रिफ्लेक्टेड रेज मिली हैं। इसी तरह इंसिडेंट लाइट जब E2 है तो दो रेज जो मुझे ऊपर और नीचे वाली सरफेस से मिल रही हैं वो है E2R और E2R'। अब हम इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे हैं। हमने अपनी आंख को एक जगह सेट कर रखा है। तो अगर हमने ऐसे सेट किया हुआ है कि हमें सिर्फ ये वाला एरिया E1R E1-R मिले तो हमें पूरा व्यतिकरण प्रारूप दिखाई नहीं देगा। हमें अपनी आंख को उसकी स्थिति को बार बार बदलना होगा। पर अगर मैं एक्सटेंडेड लाइट सोर्स ले रही हूं जैसा कि मैंने यहाँ इस डायग्राम में दिखाया है, तो
हमारे पास जो लाइट है, एक पॉइंट S1 से लाइट निकल रही है E1। ये ऊपर और नीचे की सरफेस से रिफ्लेक्ट होके E1R और E1R और E1R डैश है। अब इसी एक्सटेंडेड लाइट सोर्स के दूसरे पॉइंट S2 से लाइट निकल रही है E2 और ये परावर्तित होकर के आंख तक पहुंच रही है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि हम E1 और E2 से जो रेज आ रही है, रिफ्लेक्टेड रेज, इनको हमारी आंख आसानी से देख सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंटरफेरेंस का जो एरिया है वो अधिक है। तो हम इस कंडीशन के अंदर, जब हमने एक्सटेंडेड लाइट सोर्स लिया है, इस कंडीशन में हम व्यतिकरण प्रारूप को आसानी से देख सकते हैं। तो इसलिए हम पतली फिल्मों में व्यतिकरण के लिए एक विस्तृत प्रकाश स्रोत, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स को हम काम में लेते हैं। तो हमारे पास जो पतली फिल्मों से व्यतिकरण आ रहा है, परावर्तित और पारगमित किरणों से व्यतिकरण एक दूसरे का पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और इस घटना को हम अपने आम जनजीवन में भी देख सकते हैं। साबुन के बुलबुले को हम कलर्ड देखते हैं, जो कि पतली फिल्म में व्यतिकरण की घटना की वजह से ही हुआ है। इसी तरह अगर हम पानी की सतह पर तेल की बूंद डाल दें तो वो हमें कलर्ड दिखाई देती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।